This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जापान के लिए रवाना हो गए। वहां हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जापान के अलावा पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करेंगे। मालूमात के मुताबिक पीएम मोदी 19 से 21 मई के बीच जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी जापान के पीएम फुमियो किशिदा के बुलावे पर वहां जा रहे हैं। जापान G7 ग्रुप के मौजूदा सदर के तौर पर इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है और हिंदुस्तान को इसमें मेहमान मुल्क के तौर पर बुलावा दिया गया है। अफसरानों ने बताया कि पीएम मोदी अपने सफ़र के दौरान 40 से ज़्यादा प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी की इस विदेशी दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। कैबिनेट फेरबदल के तहत मरकज़ी वज़ीर कानून के ओहदे से हटाए जाने के बाद किरण रिजिजू ने अपना बयान दिया। किरण रिजिजू ने इस फेरबदल को मामूल का अमल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म का विजन का हिस्सा है ये, ना कि उनके लिए किसी किस्म की कोई सज़ा। किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, कोई गलती नहीं हुई है। मेरे खिलाफ बोलना विपक्ष की ड्यूटी है, उन्हें बोलने दिया जाए। जैसे मैंने ब्रीफली नए मंत्रालय का बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भूविज्ञान का मैंने पता लगा कि जो कुछ जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री और आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं सीधा देख सकता हूँ इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत कुछ हिमालय से लेकर के नॉर्थ पोल, साउथ पोल से लेकर हमारे जो पूरे पृथ्वी के बारे में, खास करके हमारे सागर की तरफ बहुत इसका काम करने का क्षेत्र है। और सच बताऊं तो इस मंत्रालय के बारे में डिटेल से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। गूगल अर्थ के बारे में और पृथ्वी के बारे में मेरा बचपन से रुचि रहा है, क्योंकि मैं ये मैप वगैरह, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और कार्टोग्राफी, जो मैप ड्राइंग करते हैं, वो मैं दुनिया का मैप, भारत देश का मैप अलग अलग स्केल में भी मैं ड्रॉ करता था स्कूल के ज़माने से। तो मेरा ये बहुत ही एक रुचि क्षेत्र रहा है। और आप लोग देखे होंगे मेरे ऑफिस में आने से गूगल अर्थ का मैं मैप रखता हूं और किसी भी जगह कोई भी लोकेशन पॉइंट आउट करने में 10 सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि एक आइडिया रहता है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ लोकेशन। ये पहले से मेरा एक रुचि रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करने का यहाँ मौका मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि अलग अलग विभागों में काम करने का जो मौका दिया है और अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया है, बहुत अच्छा है। और हम लोग अच्छा से आपका सहयोग से और हमारे मिनिस्ट्री का ऑफिसर्स, टीम है, स्टाफ है, सबके सहयोग से बहुत अच्छा से इस मंत्रालय को लोगों तक करीबी कैसे बनाएं और लोगों के आम जिंदगी से कैसे और जुड़े और देश के लिए कैसे हम योगदान कर सके, उस दिशा में हम काम करेंगे। मरकजी ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी ने दिल्ली को फिर दी अच्छी खबर। गडकरी ने कहा कि 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे 3-4 महीने में पूरा बन सकता है। गडकरी ने आगे कहा कि एक्सप्रेसवे 65,000 करोड़ रुपए के मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली और पड़ोस के सूबे भी शामिल हैं और पूरी तजवीज़ 4 पैकेजों में बटी है। मैंने इसकी घोषणा की तो मुझे लगा 30 किलोमीटर होगा, एक 2-3 हजार करोड़ का हो जाएगा, पर ये 10,000 करोड़ का हुआ। पर ये अच्छा काम अभी हुआ है और इस योजना को हमने अपने हाथ में लिया है। ये 30 किलोमीटर है, 8 लेन एक्सेस कंट्रोल, देश का पहला एलिवेटेड है और इसको 4 पैकेज में हम कर रहे हैं और इसके 6 लेन सर्विस रोड भी हैं। हरियाणा में करीब 19 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबा ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये देश का प्रथम सिंगल पियर, एक ही पिलर पर ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये
देश में पहली बार बना है। वैसे 8 लेन का, इसके पहले नागपुर में हमने बनाया कि एक ही पियर पर नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में 4 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो चलती है। अब हम पूना में ऐसे बना रहे हैं कि नीचे में रोड 8 लेन, फिर 6 लेन ब्रिज, उसके ऊपर 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो। तो पूना में करीब 35,000 करोड़ की ब्रिज बना रहे हैं, चेन्नई में 12,000 करोड़ का ऐसा ब्रिज बना रहे हैं। तो हमने नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आया भी है। जब शुरू हुआ तो डबल डेकर ब्रिज का हमें कुछ विजन नहीं थी, नहीं तो आगे का सोचते ये भी करते, पर जैसे जैसे सुझाव आते हैं, प्रयोग होते हैं, तो नई नई बातें होती है। ये जो एक्सप्रेस वे है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करके 60 हेक्टेयर जमीन खरीदी की गई है। पानी, सीवेज नेटवर्क और हाई टेंशन लाइन को हटवाने पर 500 करोड़ खर्चा किया है। जो हाई टेंशन लाइन 720 केवी की थी, मुझे अनेक बार हरियाणा की पावर कारपोरेशन और मुख्यमंत्री के साथ मैंने 5-7 बार मीटिंगें लेकर हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस एक्सप्रेसवे का रोड नेटवर्क 4 स्तर का है, टनल भी है, अंडरपास भी है, ग्रेड रोड भी है और एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर ये भी है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड बनाई जा रही है, 8 लेन मेन कैरेज वे और 6 लेन सर्विस रोड, तो ये 14 लेन अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ दिल्ली में 3.6 किलोमीटर देश की सबसे बड़ी चौड़ी यानी 8 लेन की टनल, अभी आप हमारे साथ आए थे, जो टनल हमने देखी उसका करीब 65-70% काम पूरा हुआ है, जो T3 तक जाएगी। तो ये 8 लेन टनल बनाई जा रही पहली बार। इसमें हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और काफ़ी सुविधा होगी जाने और आने की। तो एक बहुत बड़ा फायदा हरियाणा और दिल्ली के लोगों को इसके कारण होगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे पटौदी रोड में हरसुर के पास और फरूक नगर स्टेट हाईवे जो है में बसे के पास इंटरसेक्ट करेगा। हमने हरियाणा को जोड़ने वाले रोड भी इसमें अच्छे बनाए हैं। इसके अलावा यह दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन में गुड़गांव सेक्टर 88B के पास और भरतल में UR2 को भी क्रॉस करेगा। एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के सेक्टर 88, 83, 84, 19 और 113 से होते हुए द्वारका सेक्टर 21 के साथ ग्लोबल सिटी से जोड़ा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS सुविधा होगी। साउथ दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये जो दिल्ली गुड़गांव के रोड पर आज जो ट्रैफिक है 3 लाख PCOs तक है, वो इसमें काफ़ी सुविधा होगी। इस द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग हो रहा है, जो एफिल टावर बना है स्टील का उससे 30 गुना अधिक है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख घनमीटर कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से 6 गुना अधिक है। देश में पहली बार इस एक्सप्रेसवे में 12,000 वृक्षों को हमने ट्रांसप्लांट किया है, हमने काटा नहीं है। हम वृक्षों की रक्षा करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिल्ली गुड़गांव के बीच प्रतिदिन वाहनों के भारी दबाव रहा है और ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम के कारण ये पूरी समस्या ये हरियाणा और दिल्ली दोनों प्रदेश के लिए ये काफ़ी सुविधा का होगा। दिल्ली में पैकेज 1 दिल्ली में महिलापुर के शिवमूर्ति से बिजनबासन तक 6 किलोमीटर करीब 2600 करोड़, ये 60% काम पूरा हुआ है। बिजवासन आरोबी से गुरुग्राम के दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का 82% काम पूरा हुआ है। गुरुग्राम से दिल्ली हरियाणा सीमा से बनाए आरोबी तक ये 10.2 किलोमीटर, ये करीब 2300 करोड़ का काम 93% पूरा हुआ है। और बसे आरोबी के से खेरकी दौला क्लोवर लिप इंटरचेंज तक 8.7 किलोमीटर 2000 करोड़ का ये 99% काम पूरा हुआ है। हम जल्दी इसको पूरा करके देश के प्रधानमंत्री के हाथों से इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जब तक इसको छोटी मोटी कनेक्टिविटी जो होगी उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के लिए ये 65,000 करोड़ के अलावा हम 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई जो इम्पोर्टेंट है, जिसको सोना से शुरू होता है, उसके डिटेल्स आप सबको मैंने पहले ही दिए हैं। दूसरा है दिल्ली देहरादून, जिसके ऊपर हम आप लोगों को लेके गए थे। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में,
कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। तो एकदम दिल्ली के जो ट्रैफिक और जो जीटी रोड पर की परिस्थितियां थी उसमें काफ़ी सुधार होगा। राजस्थान के साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मुलाकात की। महिला पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है। इस मौके पर सचिन पायलट ने इशारों में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सचिन ने कहा कि मुल्क के नौजवान पहलवान किसान खुशहाल नहीं है तो मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है। बीजेपी के राज में किसान और नौजवान परेशान हैं। साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ राजस्थान के कुछ विधायक भी पहलवानों से मिलने पहुंचे। हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर जो न्याय इनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं, जिनको अखबार, टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए साबिक मरकजी वजीर सुभाष महरिया ने आज एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। सुभाष महरिया के साथ साबिक आईपीएस गोपाल मीणा, साबिक आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा, साबिक आईएएस पीआर मीणा, डॉक्टर नरसी किराड़ ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी मुख्यालय में सीनियर नेताओं की मौजूदगी ने आज एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता कबूल की। इस दौरान महरिया ने कहा, फिर से अपने परिवार में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं बीजेपी कारकुन के तौर पर फिर से शामिल हुआ हूं। ऐसे में पार्टी मुझे जो भी जहां भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा। उससे बड़ा दायित्व कांग्रेस मुझे कोई नहीं दे सकती थी। मुझे मेंबर पार्लियामेंट और भारत सरकार में काम करने का जो मौका और पार्टी ने दिया था उससे ज्यादा उनके पास है। इसलिए ये तो आप दिमाग तय मानिए कि मैं किसी दरवाजे पे जाके कोई चीज मांगने वाला तो था नहीं। लेकिन लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी पे आपकी नजर रही है? मेरा तो आप विधानसभा क्षेत्रों में, पूरे शेखावाड़ी, सीकर, चूरू में, बागौर में सब कार्यकर्ताओं के नाते सबके साथ काम है। हमारे यहाँ से जितने भी आज की तारीख में हमारे नेता काम कर रहे हैं,
आदरणीय राजेंद्र साहब राठौड़ साहब कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इतने लंबे समय तक युवा संगठन के रूप में ट्रेनिंग दिया। हमारे अनेक मेरा सीकर जुनू और जरूर ये धरती जो है ये तो यहाँ ये तो धरती पुत्र हैं, काम करने के लिए जो है जो भी काम दिया जाता है। क्या ये माना जाए सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या ये माना जाए कि आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से? ये माना जाए कि एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी से जो भी निर्देश मिलेगा उसके ऊपर मैं खरा रहूंगा। दुनिया भर में मशहूर अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में हिंदुस्तानी माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें फाउंडेशन के कन्वेनर सतनाम सिंह संधू समेत कई जाने माने धर्म गुरुओं ने शिरकत की। आज दरगाह में जुमे की नमाज के बाद फाउंडेशन के कन्वेनर सतनाम सिंह संधू ने बताया कि हिंदुस्तान मुल्क में करीब 40 करोड़ माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं और सभी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में महफूज हैं। मोदी जी एक सेकुलर नेता हैं और वह लगातार माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए कोशिशें करते रहते हैं। इस प्रोग्राम में चिश्तिया फाउंडेशन के सैयद सलमान चिश्ती समेत कई धर्म गुरुओं ने भी अपने ख्यालात रखे। ईसाई बिरादरी ने अनिल मेश, बौद्ध बिरादरी से सिमोन बरुआ, जैन बिरादरी से विवेक मुनि सहित परमजीत सिंह चंडोक भी मौजूद थे। सभी ने मुल्क में भाईचारे और अमन के लिए दुआ भी की। बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन आपने हम सबको यहाँ दरगाह में बुलाया और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जिसकी कामना हम करके नहीं आए थे। रात में ही जो दीदार हुए हमको लगा कि हमने ईश्वर को पा लिया। हमारे धर्म में, सबके धर्मों में एक ही बात कहते हैं, पूरे भारत को मानने वाले, दुनिया को धर्म को मानने वाले सभी धर्मों का एक ही एजेंडा है, और जो हमारे गुरु ने कह दिया, एक ही ओंकार सतनाम करतार करता पुरुष निर्भाव निर्भय अकाल मूर्त, सब चीज़ उसमें आकर समा गई और सिखों के उस धारणा से हम लोग सब मजबूत हो गए। भारत एक ऐसा देश है जिसको हम सब मिलजुल कर सदियों से चलाते हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में सतनाम सिंह जी सिद्धू साहब, मेरी पहली मुलाकात है, मगर उनके विषय में मुझे बहुत कुछ बताया गया पिछले कुछ दिनों में, और उनकी फाउंडेशन के बारे में बताया। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन जो गठित हुई है, हमने तो पहले दिन आपका चंडीगढ़ में जो था आपका सम्मेलन, हमारे सब साथी उसमें मौजूद थे। आपके आने से भारत को एक नई ताकत मिली है। हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद और आपका मिशन एक ही है। मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे डेढ़ घंटा पूरा, सतनाम जी प्रधानमंत्री जी ने हमारे संतों को दिया ऑनलाइन 1.5 घंटा नॉन स्टॉप, और सबकी बात सुनने के बाद एक डिप्टी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया कि इस देश की मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ मिलाकर शांति और सद्भाव कैसे हो सकता है। आज ख्वाजा साहब की इस दरगाह से एक पैगाम जा रहा है, पूरे मुल्क में नहीं जा रहा, पूरी दुनिया में जा रहा है। सलमान जी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर सब जगह जाते हैं। पिछले 3 महीनों का इतिहास देखें तो चाहे गया जी हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो केरल हो, हर जगह जा के एक स्टेट में हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वो इस देश की सरकार का काम है, वो आपका काम है, वो है सद्भावना को बनाना। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के कंधे पे है। और आप देखिए कल बेंगलोर में जाना है, और मगर आज मुझे बड़ी खुशी हुई, अगर आज मैं नहीं आता तो सतनाम जी से मेरी मुलाकात नहीं होती। किस जोश के साथ उनकी फाउंडेशन इस देश में परिवर्तन को लाने का काम कर रही है, कह नहीं रही है, जन जन तक जाकर एक मैसेज दे रही है कि हम सारे एक ईश्वर की संतान हैं, और भारत में रहने वाला हर भारतीय एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मानता, सबके राइट्स बराबर हैं। यही प्रधानमंत्री, यही सरकार कह रही है। उसको जन जन तक पहुंचाने का काम जो नहीं हो रहा था वो आपने शुरुआत की है। हम लोग सब आपके साथ मिलकर, बहुत बड़ा हजूम है पूरे देश में खड़ा, वो आपके साथ खड़ा कर देने वाले हैं, क्योंकि हम तो रिटायरमेंट की अवस्था में जा रहे हैं। नौजवान आप जैसे लोग आएंगे, इस देश को संभालेंगे, और जो हम ख्वाब देखते हैं, इस भारत की एक जो संस्कृति और संस्कार देखते हैं, उसको मिटने नहीं देंगे। मैं सिद्धू साहब आपका
बहुत बहुत मनोबल ऊंचा करना चाहता हूं, एक उम्र में बड़ा होने के नाते, कि भारतीय सर्वधर्म संसद भी आपके मिशन में आपके साथ खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। हम मिलकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिसंबर और जनवरी में जो करने जा रहे हैं, हम उसमें आपकी सहभागिता चाहते हैं। हम दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की सहभागिता चाह रहे हैं, क्योंकि जो विवेकानंद जी ने 130 वर्ष पहले जिस अमेरिका की पार्लियामेंट में बोला था, वह पार्लियामेंट आपके देश में होने जा रही है और उसमें आप अहम रोल अदा करेंगे। और ये हर वर्ष होगी, अमेरिकन के हर 3 वर्ष में होती है, और आपकी पार्लियामेंट जिसका संचालन आप लोग करेंगे वो इस देश में प्रतिदिन होगी। हम फिर दुनिया का नेतृत्व करेंगे, दुनिया के हम फिर विश्व गुरु बनेंगे, ऐसी आशा है। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.